मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी को लेकर आज बेलगाम के उलमा, उकला और दीगर ज़िम्मेदारान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अमल में आया, जिसमें मुफ्ती तुफ़ैल अहमद, मौलाना सैयद बिलाल, बामसेफ के अयूब जकाती, यमायम के रियासती सेक्रेटरी लतीफ़ खान पठान, एडवोकेट वकार, एडवोकेट अनवर अली नदाफ वगैरह शरीक थे। 4 किस्म के जो आरोप हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर लगे हैं वो सारे के सारे इनलीगल हैं और जो बताया जा रहा है वो एक अफवाह है कि ऐसा कोई गलत काम मौलाना ने नहीं किया है। आप देखेंगे उन पे जो आरोप है धर्म परिवर्तन का, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25 में हर एक को इसकी इजाज़त है आज़ादी के साथ में अपने मज़हब पे रह सकता है, अपने मज़हब पर प्रैक्टिस कर सकता है, अमल कर सकता है, उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है, तबलीग कर सकता है। यही काम मौलाना ने किया है। अगर ये मौलाना का करना गुनाह है, जुर्म है, तो जितने भी स्कॉलर्स हर तबके के, हर मज़हब के कर रहे हैं वो सारे के सारे मुजरिम हैं। या तो सबको ले जा करके जेल में डाल दो आप, जैसा मौलाना को आपने डाला है, या दूसरा काम ये करना पड़ेगा आर्टिकल को आप हटा दीजिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये जो काम हो रहा है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अंदर कानून हो रहा है, और आप ऐसे आदमी को उठाते हैं तो सबको ही जो है आप डाल दीजिए जेल में, या तो फिर कानून को हटा दीजिए। अब जो दूसरा उन पर जो आरोप है रिलीजियस बुक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का, हर कौम कर रही है, हर इंसान कर रहा है, क्योंकि इसको जो है करने का तरीका ही वही है कि जब तक आदमी बुक्स तकसीम नहीं करेगा, बुक नहीं फैलाएगा, लोगों को अपना प्रोपोगेट करेंगे कैसे? बुक के ज़रिए से प्रोपोगेट किया जाएगा, तबलीग उसी ज़रिए से की जाएगी। तो ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। दूसरा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मौलाना ने जो अपने दीन को प्रोपोगेट किया है वो कुरान के कानून के तहत में किया है। कुरान को फॉलो कर रहे हैं और कुरान की वजह से कुरान को फैला रहे हैं। उसी कुरान में सूरह नंबर 2 में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मौलाना ने किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती की है तो डायरेक्ट पहले उन्होंने कुरान के ख़िलाफ़ काम किया है। तो ये हो ही नहीं सकता, कोई आम मुसलमान भी, कोई आम नागरिक भी जो है ज़बरदस्ती किसी पर कन्वर्शन के मामले में नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पहले कुरान को फॉलो करते हैं। तो कुरान को फॉलो करने वाला इंसान कुरान के अगेंस्ट कैसा काम करेगा, ये सोचने की बात है। तो कुरान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी पर ज़बरदस्ती अपने मज़हब को और अपने दीन को थोपो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस मौलाना पे डाला गया है उसको ATS का कोई संबंध नहीं है, जैसा हमारे वकील साहब ने कहा। इसका ED को जो है वो संबंध आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी पूछताछ करेगी। आप देखें इंडिया में कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं, सोनू सूद पर हुआ, कितने सारे BJP के MLA रहे, दूसरे MLAs रहे जिन पर इनकम टैक्स की रेड आई, ATS ने उनको उठाया नहीं कभी, पहले जा करके इन्फॉर्म किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और कितना सारा लंबा चौड़ा, आज तक भी वो लोग जेल में नहीं हैं। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और मनी लॉन्ड्रिंग में आपने उठा के जेल में डाल दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई घर वालों को जो है इत्तला नहीं है, और डायरेक्ट ये सरासर जुल्म है। इसको मैं कंडेम करता हूँ और पूरी कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही है। पूरे जितने जो है लोग यहाँ जमा हैं सब इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और आइंदा भी किसी स्कॉलर को, दीनी स्कॉलर को, किसी भी जो है वो दीन के हो और किसी भी अदर इज़्म के हो, ऐसा उठाना बिल्कुल गलत है, जुल्म है, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही हुआ, 4 तारीख को मौलाना की सुनवाई है, आप बिल्कुल ATS के साथ में आप उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप, और जो हो सकता है जल्द, मुजरिम है तो भी साबित कीजिए, अगर वो मुजरिम नहीं है, बेगुनाह है, जल्दी उनको रिहा कीजिए। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो फिर पूरे के पूरे लोग, मुसलमान और दूसरे तंजीमें भी, अदर कास्ट के लोग भी हमारे साथ तैयार हैं। हम पूरे इंडिया लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और कानून के कायदे के अंदर जो हो सकता है हम उसके मुतालिक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरी इल्तिजा है कि 4 तारीख तक किसी भी सूरत में मौलाना को रिहा किया जाए, और आइंदा किसी स्कॉलर के ऊपर इस तरीके का जब तक आरोप जो है साबित नहीं होता, उनको जेल में डालने की जो है बिल्कुल ऐसी कोशिश न की जाए। साल गुजर गए जो हिंदुस्तान लेवल पे और बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद करते हैं, और जो भी उनके बयानात हैं आपके पास आज नहीं आए, यूपी हुकूमत हो या हिंदुस्तान की हुकूमत हो, इनके सामने ये बयानात आज नहीं आए, बल्कि 40-50 साल से एक आदमी काम कर रहा है। और आज उठाने का मकसद हमारे सामने यही बात समझ में आती है, इलेक्शन सामने हैं और ऐसे स्कॉलर को उठाकर हमें विरोध सिर्फ इस्लामी स्कॉलर का नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी स्कॉलर हैं
चाहे वो हिंदू मज़हब के हों, सिख मज़हब के हों या ईसाई मज़हब के हों, हम सब की तरफ से ये पेश करेंगे, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है। यहाँ हर एक को अपने अक़ीदे के एतबार से और यहाँ अमल करने के एतबार से और दावत के एतबार से पूरा इख्तियार है। और हम इसके बारे में पूरा विरोध करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो बग़ैर किसी यानी उन पर कोई भी यानी गुनाह उनका है ही नहीं, हमारे इस्लामी एतबार से, कुरान के एतबार से वो बिल्कुल इसमें पाक और साफ़ हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है और तमाम मीडिया वालों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे इल्ज़ामात जो उन पर बग़ैर किसी गुनाह के थोपे गए हैं, इन इल्ज़ामात को ख़त्म करके 4 तारीख तक उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामी स्कॉलर हैं और हमारे मज़हब के बड़े आलिम हैं। और हर मज़हब के जो भी बड़े आलिम या ज़िम्मेदार होते हैं, हम उनके सब की तरफ से बात अर्ज़ करते हैं कि वो जो भी प्रचार करना चाहें, इस्लाम का हो या किसी भी मज़हब का हो, इस हिंदुस्तान के और इस भारत की हुकूमत में उसे इख्तियार है और हमें भी इख्तियार है। हम दावत देते रहेंगे। जैसे कुरान है, कुरान को छोड़कर हम कोई काम नहीं करते हैं। कुरान के मुताबिक हम अपने मुल्क में चलेंगे और हर मज़हब वालों के हम उसकी हम हर मज़हब वालों के साथ जो है उनका भी साथ देने के लिए तैयार हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाते हैं और आइंदा भी हमारा कोई ऐसा बयान उनके ख़िलाफ़ नहीं है। बस हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे स्कॉलर, इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को छोड़ दिया जाए। इसकी जो पुलिस कस्टडी दी गई है, इसके लिए तो कोर्ट पर विश्वास है, इसके लिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग बोलते थे 4 तारीख के पहला रिलीज़ करो जी। नहीं देखिए, पहले तो जैसे कहा गया कि जुडिशल कस्टडी दिया गया था, उसके बाद पुलिस कस्टडी जो दिया गया वो कंपलसरी 10 डेज़, क्योंकि आईपीसी के जो सेक्शंस इन्वोक किए गए लेटर ऑन 121 और 123 वेजिंग वॉर्स, तो इसके लिए 10 डेज़ की कस्टडी उनको कंपलसरी रहनी पड़ेगी उसमें। नहीं, अगर वेजिंग वॉर के सेक्शंस लग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि 10 डेज़ कंपलसरी पुलिस को देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये 10 डेज़ का पीरियड उनके लिए कंपलसरी है। इसके बाद ये जो कंटेंट्स ऑफ द केस मैटर करता है हर चीज़ में, ये केस में कुछ भी कंटेंट नहीं है। जैसे कि 11 लोगों पर, जैसे इंक्लूडिंग उमर गौतम साहब थे, उन पर जो एलिगेशंस है सेम एलिगेशंस है। उनको जून में अरेस्ट किया गया, अब तक सितंबर अक्टूबर तक एक भी एविडेंस नहीं है एटीएस के पास में, इंडिया की सबसे पावरफुल एजेंसी के पास में 4 महीने के बाद भी एक भी प्रूफ नहीं है। और आप सोच सकते हैं जो 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हुआ था ताज में, वो एजेंसी वहाँ पे भी काम कर रही है और फॉरेन फंडिंग का कुछ केस हो रहा है तो वही एजेंसी यहाँ पे आ रही है। तो सोच सकते हैं कि किस लेवल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो एफएसएल है, एक एलिगेशन ये है मौलाना साहब पे कि उनके पास 1 मोबाइल और 7 सिम कार्ड्स है। इसके वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए मौलाना साहब की कस्टडी चाहिए। तो अगर आप एक फ़ोन और सिम कार्ड की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसको एफएसएल रिपोर्ट लगेगी, मौलाना साहब की तो आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उनका अंदर रहना किसी तरह से लीगली वैलिड नहीं है। जी, देखिए, अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमारी पुरजोर जिम्मेदारी ये है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मान के काम करें। अदालत बायस्ड है नहीं है वो मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, और हम लोग एज एन एडवोकेट अगर हम लोग जुडिशरी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर जुडिशरी पे भरोसा किसका रहेगा? तो जुडिशरी पर भरोसा नहीं है ऐसा सवाल ही नहीं है। जो पहले इंसाफात मिले, देखिए ऐतराज़ चलते रहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको, मुसलमान अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के कायन से बांधे हुए हैं, तो आप किसी भी तरह से इन एलिगेशंस को लेके हिंदुस्तान के जो जुडिशरी है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। को नहीं रखा था तो बाबरी मस्जिद का भरोसा आने के बाद में हमको राम मंदिर बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिंगल एजिटेशन नहीं हुआ, कोई जाके भी कोई अपोज नहीं किया। सबसे बड़ा मुसलमानों की तरफ से सब इस बात को हम मानते हैं। दूसरे कोई मज़हब जो हिंदुस्तान को तोड़ने की जो कोशिश करे, उन लोग मानते हैं नहीं मानते, आप अपने आप को क्वेश्चन करो। ये मीडिया वाले अपने आप को क्वेश्चन करो। हम तो मानते हैं, इसके अलावा दूसरे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सिर्फ मानना हमको पड़ रहा है।
बाकी वाले तो नहीं मान रहे। ये तो उनका सवाल है, ये सवाल तो हमारा नहीं। ये तो सच्चाई है, ये तो आईना है आपके साथ। बस आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर कौन मान रहा है। जिन लोगों ने जेल से छूट के आते हैं मर्डर करने के बाद, उनको हार डाला जाता है। कौन मुसलमान डाल रहा है क्या हार? हैं? फिर कानून को कौन तोड़ रहा है? कानून को कौन मान रहा है? और एक बात याद रख लो, जब तक भारत के अंदर इंसाफ चलेगा, यहाँ अमन रहेगा, ये भारत बहुत सुकून के साथ में रहेगा। यहाँ से इंसाफ खत्म होगा तो हर चीज़ खत्म हो जाएगी, वो कोई नहीं बचेगा। ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಕಲೀಂ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಕೀಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಮಹತ್ವಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಲಾನಾ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಆಪಾದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅದೇ ಮರುದಿವಸವೇ ATS ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಂತ ATS ಅನ್ನು ತಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ATS ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ FIR ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ATSನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ATS ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ATSನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ATSನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ATSನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಪರಕೀಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ.